अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सच पॉडकास्ट विद मी सुंबल नसीब हुसैन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का जो एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि पिछले जितने भी एपिसोड्स हुए हैं उसमें हमने डिफरेंट शख्सियात को बुलाया, मदऊ किया और उनके हवाले से हमने जाना। डिफरेंट टॉपिक्स थे हमारे पास जिन पर हमने डिस्कस की, लेकिन आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं उनके बारे में हम जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। तो सर बताइएगा, कैसा लग रहा है आपको सेटअप? पहले तो ये बताइए, पॉडकास्ट में आने का एक्सपीरियंस बहुत कैसा अच्छा है? जी, ये तो दिस इज़ समथिंग न्यू हियर इन सच न्यूज़। और अच्छा लग रहा है कि आप जो नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, नए जो ऑपरेटर्स हैं उसको आप एम्ब्रेस कर रहे हैं और आप अपने उसको सिस्टम का हिस्सा बना रहे हैं। दैट्स गुड टू सी। थैंक यू सो मच सर। अब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं आपकी अर्ली एजुकेशन के बारे में। तो हम जानना चाहते हैं कि आपने अर्ली एजुकेशन कहाँ से हासिल की और क्या आपका था कॉलेज, स्कूल? हाँ, मैं बताता हूँ। मैंने जो अपनी पहली एजुकेशन की थी वो अपने गांव के स्कूल में किया था। जो मेरा गांव है गुजरांवाला के करीब, तो वहाँ से मैंने एजुकेशन ली थोड़ा स्कूल से। फिर मैं गुजरांवाला पढ़ने चला गया। उधर एक बड़ा अच्छा स्कूल है, कायद-ए-आज़म डिविजनल पब्लिक स्कूल। तो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया और बड़ा अच्छा एक अच्छा स्कूल है। एक इधर उसकी डिफरेंट साहिवाल में भी है, इधर रावलपिंडी में भी है, गुजरांवाला में भी है। फिर मैंने अपनी आईकॉम इंटरमीडिएट इन कॉमर्स किया, मुझे उसका था। फिर बैचलर्स किया अपने एजुकेशन उसमें पॉलिटिकल साइंस में और जर्नलिज्म में, और देन मैंने मास्टर्स किया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन से। फिर वहीं से एमफिल किया और फिर वहीं से पीएचडी की इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो सर इंटरनेशनल रिलेशंस में आने की क्या वजह थी? मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरनेशनल रिलेशंस में, और क्या ये आपका पैशन था या आप चाहते थे, पसंद थी ये फील्ड? इनिशियली मुझे ऐसा लगा कि मैं ना तो साइंस मुझे मैं पढ़ सकता हूँ और मेरे इतना मैं एम्ब्रेस नहीं कर सकता साइंटिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है। फिर मैंने कोशिश की कि हो सकता है मैं कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंसी या अकाउंट्स की तरफ चला जाऊँ, तो मैंने इंटरमीडिएट इन कॉमर्स किया। मुझे उसकी भी समझ नहीं लगी, तो मुझे पता चला कि मैं सोशल साइंसेस का बंदा हूँ। तो साथ में मेरे बड़े भाई थे, वो मुझे थोड़ा एडवाइस करते रहते थे, गाइड करते रहते थे। तो मुझे पता चला कि मुझे सोशल साइंसेस में जाना चाहिए। तो फिर इस वजह से फिर मैं अपना मास्टर्स इन इंटरनेशनल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, को बड़ा प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस, आजकल उसका नाम है स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। सो आई गॉट अ चांस टू बी ए स्टूडेंट देयर। सो मुझे लगा कि मैं इसी फील्ड में मुझे जाना चाहिए। बिल्कुल। तो आप अपने करियर का आपने आगाज़ कैसे किया? टीचिंग से किया आपने स्टार्ट? जी, मैंने मास्टर्स तो 2009 से किया और फिर मैंने 2010 में पढ़ाना शुरू कर दिया यूनिवर्सिटी। और 2010 में से लेके 2013 तक मैंने पढ़ाया वहाँ पे। अभी जून में मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया है और अभी मैं एक नई अपना एक थिंक टैंक खोलने जा रहा हूँ और इसी महीने उस पर हम काम कर रहे हैं, उसकी ओपनिंग इनॉग्रेशन का। लेकिन मुझे टीचिंग जो है वो मेरा पैशन है। मतलब मैं टीचर बाय डिज़ाइन आया हूँ, मतलब मुझे शौक़ था पढ़ाने का, क्योंकि जितनी लर्निंग मेरी टीचिंग से हुई है मैं नहीं समझता किसी और चीज़ से होती है। क्योंकि जब भी हम क्लास में जाते थे तो पढ़ के जाते थे, बच्चे बड़े टफ़ सवाल करते हैं, तो वो जितने ज़्यादा टफ़ सवाल करते हैं उतना ज़्यादा आप, और अगर एक क्लास में एक बच्चा भी सख्त सवाल करने वाला हो तो आप घर आके आपको याद होता है यार वो बच्चा सवाल तंग करता है, तो आपने वो पढ़ के जाना होता है कि भाई कोई ऐसा सवाल ना कर ले। और जब इनिशियल मेरे ईयर्स थे तो बड़ा इशू होता था, बोलना उस तरह नहीं आता था, इंग्लिश में जारी बात है वो मुझे कम्युनिकेशन के इश्यूज़ थे। सो इनिशियली जारी बात है कुछ देर टाइम लगा, साल दो, एंड देन ऑब्वियसली मैं अपना लेक्चर तैयार करके जाता था तो ठीक रहता था, गुजारा हो जाता था। जी। तो पाकिस्तान में अगर हम टीचिंग सेक्टर की बात करें बेसिकली, तो कैसा देख रहे हैं आप टीचिंग स्किल्स को जो पाकिस्तान में है हमारे टीचर? मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग जो टीचिंग में पाकिस्तान में आते हैं वो पैसों के लिए आते हैं। वो शायद इसलिए नहीं आते कि वो उनको कोई शौक़ है, एक बात। और दूसरा फिर ये है कि हमारे लोगों के अंदर मैंने जो टीचिंग में देखा है, सीखना नहीं चाहते, अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते। फिर टीचर्स का मैंने देखा अपनी इंसल्ट बड़ी समझते हैं, अगर स्टूडेंट्स उनको कोई बात कर दें अपनी ईगो बहुत ज़्यादा आ जाती है। मेरा ख्याल है कि
जो टीचर है ना उसको एक डिफरेंट फ्रेमवर्क में होना चाहिए। उसका जॉब है सर्व करना स्टूडेंट्स को, उसका जॉब है कि नई कौम को तैयार करना है, नई जनरेशन को कुछ बताना है। उसका जॉब ये है कि वो उधर जाके ऑफिसर नहीं बना, वो उसकी जॉब वो नहीं है कि वो कोई असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है, ना वो कोई वो पुलिस में आया है, ना वो कोई DIG है, ना कोई IG है। उसका जॉब ये है, मेरा ख्याल है मेजॉरिटी जो टीचर पाकिस्तान में पढ़ाते हैं वो टीचिंग के फ्रेमवर्क में नहीं है। वो वहाँ पे वो समझते हैं कि मैं मेरे क्योंकि सर सलाम वालेकुम सर 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 हो रही होती है, तो पता नहीं शायद मुझे जो है ना मैंने टीचर मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ। आप कुछ भी नहीं है भाई, आपकी जॉब है बच्चों को पढ़ाना उनको, एंड देन सबसे बढ़ के आपको अपना नॉलेज अपग्रेड करना है, ताकि वो जो नई आप अगर 15 साल से पढ़ा रहे हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जो चीज़ मैंने 2010 में पढ़ी थी, 12 में 15 में पढ़ी थी, आज आप वही पढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि टीचर्स का इशू एक तो वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, दूसरा हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ, उसको भी हम अपने एम्ब्रेस नहीं करते, अपनी उसका हिस्सा नहीं बनाते अपनी प्रोफेशनल लाइफ का। सो ये टीचर्स के इशू हैं। सो लेकिन टीचिंग बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन इतनी ज़्यादा इनोवेशन हो रही है टीचिंग के अंदर, ख़ासतौर पर मेरा सब्जेक्ट जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा है। तो बच्चे जो हैं वो, लेकिन टीचर्स को तब भी ज़्यादा मज़ा आता है जब बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, जब बच्चों का ध्यान होता है। लेकिन अगर बच्चों का ध्यान ना हो या कोई ऐसी क्लास हो जो अपने बस मसरूफ़ रहती है, तो फिर नहीं भी टीचर्स भी अटेंशन नहीं देते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि वो उसने एक माशरे को तैयार करना है, उसको इस फ्रेमवर्क में रहना चाहिए। दैट्स हाउ ही कैन बी अ गुड टीचर एंड दैट्स हाउ ही कैन मेक द सोसाइटी बेटर। तो सर आपने पॉलिटिक एनालिस्ट भी हैं आप माशाल्लाह, तो आपने इसको कब स्टार्ट किया, मतलब टीचिंग के बाद पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे आप किस तरह से अपनी जर्नी को देखते हैं? मैं मीडिया पे आया था 2014 में। एक दफ़ा मुझे मेरे एक प्रोफेसर ने कहा कि तुम बड़ा अच्छा बोल लेते हो, तुम पता नहीं ये कर लेते हो, तो तुम जाओ टीवी पे। तो मैं इसी तरह एक टीवी पे आया। फिर 2016 ऑनवर्ड मैं पाकिस्तान के स्टेट टीवी पे इसी तरह दोस्त थे, उन्होंने कहा जी आपका सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस है, आप क्योंकि PTV वर्ल्ड जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करता है, आप हमें ज्वाइन करें। तो वहाँ पे फिर मैं कभी कभी जाया करता था। फिर देन मैंने इंडियन मीडिया पे जाना शुरू कर दिया। वो ये तब कुलभूषण यादव का नया नया इशू बना था, तो मैं 2017 की बात है तब, तो इंडियन मीडिया पे मुझे इत्तेफाक हुआ। एंड देन फिर मैं बड़े इंटरनेशनल मीडिया पे भी गया हूँ, DW, अल जज़ीरा, बड़े चैनल्स, कैनेडियन, जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, बड़े चैनल्स पे इंटरव्यू दिए हैं। सो लेकिन वो इनिशियली क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस था, मीडिया का क्योंकि उससे ताल्लुक़ रहता है, और फिर इस वजह से मैं मीडिया में एक्सपोजर मिला, तो फिर वहीं पे मैं ज़्यादा जाता रहा। तो बेसिकली आपकी मोटिवेशन आपके प्रोफेसर थे? ये भी कह सकते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपको जाना चाहिए, आप बोल सकते हैं। लेकिन मैंने इनिशियली सोचा नहीं था मैं मीडिया में आऊँगा। मुझे था मैं PhD करूँगा, मैं फुल ब्राइट पे बाहर जाऊँगा, मैं पोस्ट डॉक करूँगा, रिसर्च करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन सम हाउ मैंने जब ये रिज़ाइन किया यूनिवर्सिटी से, तो आई लॉस्ट द इंटरेस्ट इन टीचिंग। मुझे टीचिंग में मज़ा नहीं आ रहा था पढ़ाने का, टू बी फेयर एंड फ्रैंक विद माई सेल्फ। तो मैं नहीं समझता था कि मैं अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ। सो मैंने छोड़ दिया, मुझे कुछ और करना चाहिए, और फिर मैंने रिज़ाइन किया वहाँ से। तो जब रिज़ाइन किया तो इतनी बड़ी दुनिया, आप बहुत कुछ और कर सकते हैं। सो अभी मैं ऑब्वियसली अपना एक थिंक टैंक पे काम कर रहा हूँ, एक मैं अपनी एनालिसिस वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, अपने यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ज़्यादा लाइवली सा काम है, तो ज़्यादा मैं इसमें इंगेज रहता हूँ, मज़ा भी आता है। तो सर बेसिकली होता ये है कि आपने जैसे कहा कि आपको मोटिवेशन मिली, किसी ने कहा तो आप गए इस तरह जानिब। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जैसे हम आज के यंगस्टर्स की भी बात करें, तो उनको नहीं पता उन्होंने कहाँ जाना, उनको कोई पुश करने वाला भी नहीं मिलता। मतलब लकीली मिल जाते हैं कुछ लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ से दूर होते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, आप किस तरह से करियर काउंसलिंग करेंगे अगर एक नौजवान यंगस्टर है और काबिल भी है, तो कैसे आप उसकी करियर काउंसलिंग करेंगे, कैसे क्या मशवरा आप उसको देंगे किस फील्ड में जाने का? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो स्टूडेंट्स हैं या यूथ है ना, उनको पता होना चाहिए वो क्या करते हैं, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड जो है इंटरनेशनल रिलेशंस थी, मुझे ऐसा लगता है 2 चीज़ें इसके लिए प्री रेक्विजिट्स थी। एक तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, एक बात, क्योंकि आपका जो मीडियम है वो सिर्फ उर्दू मीडियम नहीं है, दुनिया एक बहुत बड़ी है। सो इंग्लिश आनी चाहिए, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उस पर आपको काम करना चाहिए। अगर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है, मैं आपको बताऊं, जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाना शुरू किया था, तो मैं BBC का
एक सीरीज़ होती थी, मुझे उसका ज़हन में नाम नहीं आ रहा, मैं वो सॉरी दोहा डिबेट्स के नाम से, नॉट बीबीसी की नहीं थी, कुछ और थी वो, लेकिन मैं दोहा डिबेट्स के नाम पे टिम सेबेस्टियन जो थे, मैं उनको देखा करता था कि ये बंदा बोलता कैसे है, ये क्या करता है, ये सवाल कैसे करता है, आर्गूमेंट कैसे जनरेट करना है। वो एक डिस्कशन होती थी दोनों तरफ से, फॉर एंड अगेंस्ट। सो मेरा ख्याल है कि जो स्टूडेंट्स हैं, पहले तो उनको अपने समझ लीजिए वो करना क्या चाहते हैं। अगर वो सोशल साइंसेज में जाना चाहते हैं, एजुकेशन में जाना, हर बंदे को पता होता है उसकी क्या स्किल्स क्या हैं। सो अगर कोई मीडिया में आना चाहता है तो अपने स्किल्स को देखें, क्या है आप, कम्युनिकेशन कैसी है आपकी, रवानी कैसी है, आपका नॉलेज कितना है, आपकी वोकेबलरी कितनी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। सो मेरा ख्याल है आप जब कोई काम कर रहे होते हो तो उसमें पीछे मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं उस चीज़ में काम होने के लिए, कामयाब होने के लिए। जब आप नए आते हैं तो ज़ाहिर बात है आपने स्पेस बनानी है, वहाँ पे आपसे पहले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो स्पेस छोड़ना नहीं चाह रहे, जो आपको मौका नहीं देना चाह रहे, जो चाहते हैं कि उनको कई ऐसे जो मौका चाहते हैं। सो मेरा ख्याल है कि जब आप मार्केट में जाएं तो आपको पूरा इक्विप्ड होना चाहिए इन चीज़ों के साथ, और अगर पूरे इक्विप्ड नहीं है तो आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, थ्रिल होना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, अगले बंदे को महसूस हो कि यार ये जो बंदा आया काम करने ये कर सकता है या करना चाहता है, एटलीस्ट उसको ये महसूस करवाएं कि भाई मैं करना चाहता हूँ। सो मेरा ख्याल है कि अगर आप कारोबार भी करना चाहते हैं तो उसके आप अपना पहले प्री रेक्विजिट अपना जो नॉलेज है वो इकट्ठा करें, चीज़ें होनी चाहिए, प्री रेक्विजिट्स होने चाहिए, फिर आप किसी भी फील्ड में जंप इन करें। लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं होता, लोगों के शॉर्टकट तुक्के भी लग जाते हैं, लेकिन वो हर एक के नहीं लगता। सो मेरा ख्याल है कि पहले आप अपना प्री रिक्विजिट जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए, ताकि जब आप मार्केट में जाएं तो आप क्लिक कर सकें। तो सर आपने नेशनल टीवी पर भी बहुत काम किया और इंटरनेशनल मीडिया पर भी आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और आप डिफरेंट कंट्रीज़ पर भी जाते रहते हैं। तो मैंने ये पूछना आपसे कि पाकिस्तान की जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया बच्चों को, और बाहर के मुल्क के, मतलब हमारे यंगस्टर्स में और बाहर के जो यंगस्टर्स हैं उनमें क्या आपने मेन चीज़ डिफरेंस देखा कि ये चीज़ जो है ना डिफरेंस है इसमें? देखिए हमारे यूथ को ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। देखिए आप देखिए हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, हमारी यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं। जब हम अक्सर क्लास में जाते थे तो बच्चों से बात होती थी कि पाकिस्तान में कितने % लोग हैं जो यूनिवर्सिटी तक दे कैन मेक इट टू द यूनिवर्सिटी। 10% लोग यूथ हैं। आपकी 65% जो पॉपुलेशन है वो यूथ पर डिपेंड करती है, यूथ है। अगर उसमें से 8-10% लोग या 7% लोग यूनिवर्सिटी आते हैं तो अब आप इमेजिन करें कि कितना ज़्यादा। फिर आप यूनिवर्सिटी में टीचर्स का स्टैंडर्ड देख लें, यूनिवर्सिटियाँ देख लें। सो हमारे बच्चों के लिए डिफरेंट एक पोजीशन है। आप बाहर अमेरिका में या कहीं और फर्स्ट वर्ल्ड में हैं तो वहाँ पे सारी बात है, स्टेट आपको सपोर्ट करती है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, अच्छे अदारे हैं, आप उन चीज़ों में भी एजुकेशन या उन चीज़ों में पढ़े। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो यूथ है वो बड़ा काम करना चाहते हैं, उनके अंदर एनर्जी भी है, मेहनत भी करते हैं, भाग दौड़ भी कर रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं। ठीक है हमारी फॉर्मल इकॉनमी अच्छी नहीं है, इनफॉर्मल इकॉनमी में सारे लोग जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हुए हुए हैं। सो यूथ पाकिस्तान की जो है, या जो लोग जो इस फील्ड से आना चाहते हैं, जो मार्केट में आना चाहते हैं, और जो बाहर का मेन फ़र्क यह है कि उनका सिस्टम सपोर्ट करता है, उनके सिस्टम में अंदर इतनी जान है कि उनको वो कर लेते हैं। हमारे सिस्टम में जान नहीं है। सो लोग जो हैं वो अपनी हर बंदा निकलता है घर से, उसको जो मार दाड़ करता है, जैसे जैसे चीज़ें करता है वो करके शाम को आ जाता है। सो थोड़ा सा फ़र्क है कि अपॉर्चुनिटीज़ का होना और अपॉर्चुनिटीज़ का ना होना, मुझे थोड़ा सा ये लगता है। चलिए बैक टू द जर्नी, कोई चैलेंजिंग मोमेंट आपकी जर्नी में, कोई ऐसा जो आपको याद हो बड़ा चैलेंजिंग था ज़िंदगी में? ज़िंदगी में चैलेंजिंग मोमेंट करियर के हवाले से? हाँ, जब मैं शुरू में जॉब मैंने शुरू करनी थी तो तब मैं थोड़ा परेशान था। जब मैं क्योंकि मैं गाँव से मेरा ताल्लुक़ है, मैं इस शहर में चाहता था कि मैं अच्छा काम करूं, मेरी अच्छी नौकरी हो। मेरे घर वाले पूछते थे, सवाल करते थे। सो बैक इन 2010 जब मैंने फ़ॉरेन ऑफिस में इंटर्नशिप की और फिर मैंने साथ ही पढ़ाना शुरू कर दिया। सो मुझे थोड़ा सा कॉन्टीन्यूसली शुरू से, मुझे शुक्र है अल्लाह का, मेरे लिए कोई इतने लंबे चौड़े चैलेंजेस नहीं रहे, लेकिन वो साल एक जॉब ना मिलना यूनिवर्सिटी के बाद, वो एक चैलेंजिंग मोमेंट मेरे लिए था। बाकी ऑफिस के एनवायरनमेंट में चले जाएं या
आप जहाँ पे भी काम करें वहाँ चैलेंजेस होते हैं और बंदे को तैयार रहना चाहिए कि मैं वहाँ जाऊँगा। आपको देखें, घर में भी और घर से बाहर भी आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। आप यूथ हैं, आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आपको सारा टाइम तैयार होना चाहिए। और ज़िंदगी के, मेरा ख्याल है हर इंसान की ज़िंदगी के पहले 30-40 साल हैं ही स्ट्रगल। तो उस अपने आप को स्ट्रगल मोड में ही रखें कि ये मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। और वो जो 40 साल आप स्ट्रगल करेंगे पहले ज़िंदगी के, 15 साल पहले तो होश नहीं होती, अगले 25 साल 20-25 साल बड़े अहम है। सो व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम 15 to 40 ईयर्स ऑफ एज जो है वो बड़ी अहम है। उसमें आपके अंदर इतना आपको ट्रेन किया गया हो फैमिली की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, जहाँ पे आप काम करते हैं, कि आपको पता हो कि आप इस मोड में हैं और आपने इन चैलेंजेस के साथ सरवाइव करना है और इसमें कामयाब होना है और इसी में आप इधर ही हैं। सो मेरा ख्याल है ये एक चीज़ है। चैलेंजेस तो होते ही होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब जॉब नहीं थी मेरे पास या मैं कुछ कर नहीं रहा था तो चैलेंज था। आज का जो यंगस्टर्स है मतलब बहुत क्राइसिस में है, और अगर वो अपनी स्ट्रगलिंग फेज से वो गुजर रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे? बस एक लाइन, एक मोटिवेशन लाइन कोई जो कि उसको आप कहेंगे आज के बस ये स्ट्रगलिंग। लगे रहो लगे रहो, जिसे वो क्या है, लगे रहो मुन्ना भाई। सो ये है कि आप लगे रहें, काम करें, आप अपना जो काम भी कर रहे हैं उसमें रब्त ना तोड़ें, उस चीज़ को करते रहें Continuously। जल्दी, जो है ना साथ ना छोड़ें। ये ना महसूस करें कि भाई मैं जो है ना बस मुझे 6 महीने हो गए हैं, 3 महीने, हम रिज़ल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं, हम चाहते हैं बस 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में मुझे चीज़ मिल जाए। वो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है चीज़ों को। सो कंटिन्यूटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी प्रोफेशन। कंटिन्यूटी, होप जो है वो आपके साथ साथ रहनी चाहिए। सर, आपकी जर्नी में कभी आपने ऐसा एक फेज़, एक मोमेंट हो जिसमें आपने कोई अनपॉपुलर प्रिडिक्शन दे दी हो, कोई ऐसा? मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड रहने की कोशिश करता हूँ। लंबी चौड़ी प्रोडिक्शन मेरी कोई सुनता भी नहीं है, मेरी किसने सुननी है। लेकिन द पॉइंट इज़ के एज सच कोई प्रोडिक्शन मैं करता नहीं हूँ कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मुल्क कोई को ये। एनालिसिस ऐसा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इन चीज़ों में इतना लंबा चौड़ा पड़ा हूँ कि मैंने कोई बड़ी लंबी चौड़ी प्रोडिक्शन कर दी हो कि ऐसे हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ की मेरी प्रोडिक्शन है कि इमरान खान दोबारा पावर में नहीं आएगा बिकॉज उन्होंने वो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे हैं जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान का सिस्टम उनको अलाउ नहीं करेगा। अब देखना है कि वो आते हैं कि नहीं आते, यही एक प्रोडिक्शन है मेरी। तो सर, मीडिया में आना आप इसको किस तरह से देखते हैं अपने हवाले से, कि अगर कोई आना चाहता है मीडिया पे तो आप क्या कहेंगे कि क्या चीज़ होनी चाहिए, देन यू विल एंटर इन द मीडिया? मुझे थोड़ा सा एडवांटेज मीडिया में आने का ये था कि मैं एकेडमिक से आया हूँ, मैं पढ़ाता रहा हूँ यूनिवर्सिटी, फिर मेरी पीएचडी है, मैं कॉन्टीन्यूसली पढ़ता भी रहा हूँ। सो मुझे सब्जेक्ट की बाकी लोगों की बिनिस्बत कदरे थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। सो वो ज़ाहिर बात है, जब आप मीडिया पे आते हैं तो आप एकेडमिक से आ रहे हो तो वो एक आपको थोड़ा सा एडवांटेज होता है उस पर। सो मुझे ये लगता है कि ये है। बाकी मीडिया में रहने वाले लोगों के लिए ये है कि उनको अपडेट रहना चाहिए, किताबें पढ़ते रहना चाहिए, नई इन्फॉर्मेशन जो है, क्योंकि उनका ताल्लुक इन चीज़ों से है। और बहुत सारे जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं जो मीडिया से जिनका ताल्लुक है, वो सारा कुछ अखबार से ढूंढते हैं, सब कुछ अखबार में नहीं है। अखबार के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है और उस दुनिया के साथ आपका लिंक होना ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया है, किताबें हैं, रिसर्च है, थिंक टैंक्स हैं, बड़ा कुछ जो है वो आ रहा है। जब तक आप एक ब्रॉडर विजन से चीज़ों को नहीं देखते कि चीज़ें कैसे ऑपरेट कर रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अच्छी चीज़ें इंसान कर सकता है। सर, जैसा कि आपने कहा कि आपने स्टार्ट की अपनी जर्नी, एक मोटिवेशन आपको मिली, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे स्टूडेंट थे इन यूनिवर्सिटी लाइफ? अब अपने पैशन पे आ चुके हैं, आप इंटरनेशनल रिलेशंस में आ चुके हैं, अपनी पसंद का सब्जेक्ट है ये, इस पर आपका क्या था? मतलब कैसे स्टूडेंट्स थे, कैसे रिमार्क्स थे आपके एज ए मैं स्टूडेंट? एक नालायक स्टूडेंट था जी, कोई बहुत ज़्यादा वो कोई मैं जाके वो मुझे को पढ़ने का शौक, आई वॉज नॉट अ स्टूडियस एट ऑल। मुझे कोई वो नहीं था कि पता नहीं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं पढ़ता ज़रूर था, मैं बस इतना काम करता था, मैं हॉस्टल में रहता था तो जितने मेरे क्लास फेलो थे जिनके साथ मैं खेलता था, मैं उनके साथ रूम शेयर नहीं करता था। उसकी वजह ये थी कि वो दिन में भी हम सारा दिन साथ होते थे, रात में भी साथ, तो वो पढ़ने नहीं देते थे। तो रूम में उन लोगों के साथ लेता था जो लोग किसी और सब्जेक्ट के होते थे, जैसे इकोनॉमिक्स के हो गए या फिज़िक्स के हो गए, तो वो भी पढ़ते थे। तो मुझे जब दिल होता था मैं अपने कमरे में जाके पढ़ता रहता था। मेरे जो क्लास फेलो थे वो थोड़े से एक ही माहौल में इकट्ठे रहते थे दिन रात, तो उनके थोड़ा डिफरेंट था। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सही मैंने पढ़ना शुरू किया वो अपने मास्टर्स की डिग्री के बाद पढ़ना शुरू किया। मुझे जो पढ़ने का एक क्रेज़ आया कि यार नहीं देखो ये करना है, जॉब कर रहा हूँ, बट आपने क्योंकि आपको ज़्यादातर जो पढ़ाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है,
तो मुझे उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता था, तो वो उससे फिर मैं ज़्यादा सीखा हूँ टू बी फ्रैंक। जब मैं स्टूडेंट था तो तब हमें कोई नहीं थी यार, खैर है देखी जाएगी, कोई नहीं, क्लास है कर लेंगे, नहीं भी पढ़ी तो क्या हुआ है, ऐसे एक होता था। लेकिन मैं अपना एक कॉर्नर ज़रूर रखता था हॉस्टल में जहाँ पे सिर्फ मैं जाके आराम से काम कर सकूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। इतना इस हद तक मैं सीरियस था यूनिवर्सिटी सो में। आई होप कि आप अभी जो यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप अपने स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह के रिमार्क्स नहीं देते होंगे, क्योंकि आप खुद भी ऐसे स्टूडेंट रह चुके हैं। तो क्योंकि होता ये है, अक्सर हमारे जो टीचर्स हैं वो हम पे बड़ा बर्डन शिफ्ट कर देते हैं कि आपको ये लेक्चर सुनना ही सुनना है और प्रिपेयर करके ही आना है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप नहीं भी प्रिपेयर होते, लेकिन एक बर्डन होता है टीचर की जानिब से, एक रोब होता है। उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इतना मेरा ख्याल है बच्चों को लेक्चर पढ़ के आना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स का क्या काम है? स्टूडेंट्स का क्या काम है सिवाय पढ़ाई के? उनको घर वाले उनको हॉस्टल की फ़ी दे रहे हैं। एक आध दिन तो थोड़ा रिलैक्स होना नहीं चाहिए। वो तो करें, वो तो नहीं, तो हुकूमत ने 2 छुट्टियां दी हुई हफ्ता एतवार की, यूनिवर्सिटियों में इतना बर्डन भी नहीं होता। मेरा ख्याल ये है कि जो है ना, स्टूडेंट्स को पढ़ तैयार रहना चाहिए। आपकी अपनी ज़ाती ज़रूरत भी है, आपकी फैमिली भी आपसे डिमांड कर रही है, एट द एंड ऑफ द डे आपका मुल्क भी आपसे बड़ा डिमांड कर रहा है। मेरा ख्याल है एज ए नेशन पाकिस्तानी कौम को थोड़ा सा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि ख़ित्ते में और ममालिक भी हैं, वो कोई तरक्की कर रहा है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उनकी GDP ग्रोथ, उनके स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं, उनकी यूनिवर्सिटियाँ कहाँ पे हैं। मेरा ख्याल है एज ए कौम एक नेशनलिज्म होनी चाहिए, जिसकी मुझे जो हर जगह नज़र आनी चाहिए, और वो बच्चों में भी उनको पता होना चाहिए कि मैं जो सब्जेक्ट में काम पढ़ रहा हूँ उसमें मैं आई शुड शो एक्सेलेंस। मैं तो इसको ये कहूँगा, एंड यू शुड बी ऑल द टाइम ऑन टोज। अगर आप अभी प्रोफेसर इंटरनेशनल रिलेशंस में ना होते, PhD ना होते, देन आप क्या होते? अभी मैं प्रोफेसर नहीं हूँ फॉर द मोमेंट। नहीं, आपने प्रोफेसर की है, मतलब प्रोफेसर प्रोफेशन आपका रहा है। तो अगर आप अभी मीडिया पे भी ना होते तो फिर आप क्या होते? मैं लॉयर होता जी। लॉयर। हाँ, वजह? मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद बातें शातें कर लेता हूँ, तो सो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपको अंग्रेज़ी पाकिस्तान में आती है, तो और आप जो है वो आपके आर्गूमेंट्स कन्विंसिंग हैं, तो आप ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं लॉयर बन सकता था। तो आज की यूथ को, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर यूथ है, ना सिर्फ नेशनल में बल्कि इंटरनेशनल भी, तो आप क्या कहना चाहेंगे यूथ को आज की? देखिए, यूथ को मैं ये कहूँगा कि जैसे पाकिस्तानी यूथ है फॉर एग्जांपल, मैं उनको तो यही कहूँगा कि आपको अपने मुल्क की ज़रूरियात देखें, आप अपनी फैमिली की ज़रूरियात देखें और अपने आप को देखें। आपको ये चीज़ कोशिश करनी चाहिए दैट यू शुड मेक एन इम्पैक्ट इन योर लाइफ, इन योर फैमिलीज़ लाइफ एंड इन योर कंट्रीज़ लाइफ। और ये एक हर यूथ के अंदर होना चाहिए, ताकि वो अपना वक्त ज़ाया ना करें, वो इधर उधर की चीज़ों में ना पड़ें। ज़िंदगी ज़रूर इन्जॉय करें, घूमें फिरें, याशियाँ करें, सारा कुछ करें, लेकिन एक गोल, एक डेडिकेटेड गोल आपके ज़हन में होना चाहिए कि ये मेरा पर्सनल लाइफ का गोल है, मैंने शादी करनी है, मैंने कामयाब होना है, मैंने अपनी फैमिली को ये सपोर्ट करना है, मैंने मुल्क के लिए ये चीज़ें करनी है। सो मुझे लगता है कुछ ना कुछ कॉन्टीन्यूसली आपके दिमाग में चैलेंजेस और एक गोल सेट आपको करना चाहिए। उससे फिर ये होता है कि आपके अंदर एनर्जी रहती है, आप स्ट्रगल करते रहते हैं। और दूसरा ये है कि कई लोग, हमारे लोगों को होता है कि हम जाके जॉब करें और बस बैठ जाएं। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। आपके अंदर इनोवेशन होनी चाहिए। आप जॉब को छोड़ें, जॉब को छोड़ के कोई और काम करें, ताकि आप वहाँ पे जाके फिर आपको भागना दौड़ना पड़े। आप फिर सोचें, ये नहीं है कि मुझे एक परमानेंट जॉब मिल गई है, बस मैंने अब यहाँ से जाना नहीं है, मुझे अब कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि पक्की नौकरी है मेरी। सो पक्की नौकरी का नहीं सोचना, आपको काम करना है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि इस यूथ को इस पैटर्न से भी निकलना चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी या GDP ग्रो ना करने की वजह यह है कि हमारे जो मेजॉरिटी पेरेंट्स हैं वो बच्चों को कहते हैं नौकरी करनी है। भाई नौकरी करें आप, लेकिन आजकल जो ज़माना वो एंटरप्रेन्योरशिप का है, बिज़नेस का है, आइडियाज़ का। 21वीं सदी में वो सर्वाइव करेगा जिसके पास अच्छे आइडियाज़ हैं। सो आइडियाज़ होने चाहिए। एंड मेरा ख्याल है कि ये, इसका मतलब आइडियाज़ जो हैं वो 60 ईयर्स के एज में भी आ सकता है, 50, 30, 20 और किसी एज में भी आ सकता है। सो मेरा ख्याल है ये चीज़ मैं समझता हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इंसाइट्स, और बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में जानकर। थैंक यू सो मच। नाजरीन, ये था आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।